अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है फरवरी की 9 तारीख। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी असम्बली की नशस्तों के नताइज का सिलसिला जारी है। इन नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार अब तक ज्यादा नशस्तें हासिल कर चुके हैं। सूबाई नशस्तों के नताइज की आमद का सिलसिला भी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों और सिंध में पीपल्स पार्टी को बढ़तरी हासिल है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 156 नशस्तों के नताइज जारी कर दिए हैं। इन नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार 62 और मुस्लिम लीग नून 46 नशस्तों पर कामयाब हुए हैं। सूबाई नशस्तों के नताइज का आमद का सिलसिला जारी है, जहां खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों और सिंध में पीपल्स पार्टी को बढ़तरी हासिल है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी नताइज की ताखीर पर तशवीश का इजहार किया है। कमीशन की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि कवायद के तहत रिटर्निंग अफसरान के पास उस वक्त तक नामुकम्मल नताइज थे तो वो कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन को ये बताने के पाबंद थे कि कौन से वोटों की गिनती का अभी इंतजार है। कमीशन के मुताबिक शफाफियत का ये फुकदान इंतहाई तशवीशनाक है। उनका कहना था कि इस ताखीर को किसी गैर करने की कोई माकूल वजह नजर नहीं आती। पाकिस्तान में जुमेरात को होने वाले आम इंतखाबात के बाद नताइज का सिलसिला जुमे को भी जारी रहा, जबकि मुख्तलिफ सियासी जमातें बढ़तरी हासिल करने और आइंदा हुकूमत साजी के लिए मतलूबा नशस्तें मिलने का दावा कर रही हैं। इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के 18 घंटे के बाद भी मुकम्मल नताइज सामने न आने पर इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की जा रही है। मुल्क भर में 8 फरवरी को कौमी असम्बली की 266 से 265 नशस्तों पर वोटिंग हुई थी। इलेक्शन कमीशन के तर्जमान ने दावा किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने चीफ सेक्रेटरीज, DROs और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स से जाती तौर पर फोन पर राब्ता किया और सख्त हिदायत की कि नताइज के फौरी ऐलान को यकीनी बनाया जाए। अमेरिका के महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने मामूल की प्रेस ब्रीफिंग में सवालों का जवाब देते हुए जोर दिया है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला वहां के अवाम को करना है। उन्होंने इलेक्शन से मुताल्लिक तशद्दुद के तमाम वाकयात की शदीद मसम्मत की। उन्होंने कहा कि हम इंतखाबात से पहले के हफ्तों के साथ साथ इलेक्शन के दिन पेश आने वाले तशद्दुद के तमाम वाकयात की शदीद मसम्मत करते हैं। वेदांत पटेल का मजीद कहना था कि हम इंतखाबी अमल की निगरानी जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम सरकारी नताइज आने से पहले कुछ नहीं कहेंगे और हम एक ऐसा सियासी अमल देखना चाहते हैं जो इस अंदाज में हो कि जिसमें शिरकत और इजहार की, इकट्ठे होने और वाबस्तगी की आज़ादी थी और उस आज़ादी के इस्तेमाल पर कुछ वाज़ेह पाबंदियां लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि हमने इससे पहले के हफ्तों में इंतखाबी सरगर्मियों में तशद्दुद की रिपोर्टें भी देखी हैं। उन पर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं और हम समझते हैं कि उसने मुतादिद सियासी जमातों को मुतासिर किया है। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तानी अवाम पर मुनहसिर है कि वो अपने सियासी फैसले करें। पाकिस्तान के सन 2024 के आम इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा से रिवायती तौर पर मकबूल सियासी खानदानों और इलेक्टेबल्स के बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने बड़ी तादाद में कामयाबियां हासिल की हैं और अब तक के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए मुंतखब होने वालों में 80% का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों में से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों से शिकस्त खाने वालों में मौलाना फजलुर रहमान, साबिक वज़राए आलम अकरम खान दुर्रानी, अमीर हैदर होती, परवेज खटक
اور محمود خان جیسے اہم سیاسی رہنما اور ان کے قریبی رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ نگراں وزیر داخلہ گوہر اعجاز کا کہنا ہے کہ 8 فروری کا دن ہمارے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح تھی۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے گوہر اعجاز کا کہنا تھا کہ الیکشن والے دن دہشت گردی کے 56 واقعات ہوئے، جن میں 3 فوجی، 2 لیوی، 7 پولیس اہلکار اور 4 سویلین موت کا شکار ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ موبائل فون سروس کے بندش سے یقیناً لوگوں کو مشکلات ہوئیں، لیکن اس سے بہت سی جانیں بچائی گئیں۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا کہنا تھا کہ الیکشن والے دن انٹرنیٹ فکسڈ براڈ بینڈ چل رہا تھا۔ انٹرنیٹ فکسڈ براڈ بینڈ چل رہا تھا، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا، پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ پاکستان کے انتخابات کے بارے میں بین الاقوامی میڈیا اور ماہرین کی رائے جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز VOA اردو اور ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ شانگلہ میں احتجاجی مظاہرین اور پولیس اہلکاروں کے درمیان تصادم میں 2 اہلکاروں سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور متعدد زخمی ہیں۔ یہ رپورٹ ہمیں دی ہے پشاور سے ہمارے نمائندے شمیم شاہد نے۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں ایک مدرسے اور اس سے متصل مسجد کے انہدام کے بعد تشدد پھوٹ پڑا، جس کے نتیجے میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ ریلوے کی زمین پر قائم مدرسہ غیر قانونی تھا۔ تشدد کے بعد انتظامیہ نے کرفیو نافذ کر دیا۔ پولیس کے مطابق مقامی باشندوں نے انہدام کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن اور ایک پولیس گاڑی کو نظر آتش کر دیا۔ انہوں نے پولیس میونسپل کارپوریشن کے دستے پر بھی پتھراؤ کیا، جس کے بعد وزیر اعلیٰ نے تشدد برپا کرنے والوں کو دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم دیا ہے۔ انٹرنیٹ خدمات اور تمام اسکول اور کالج بند کر دیے گئے ہیں۔ غزہ کی پٹی کے وسطی علاقے اور مصر کی سرحد پر واقع جنوبی شہر رفح میں عینی شاہدین اور ہسپتال کے حکام کے مطابق جمعے تک اسرائیلی فضائی حملوں میں بچوں اور خواتین سمیت کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکا کے صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں حماس کے 7 اکتوبر کو ہونے والے حملوں پر اسرائیل کا فوجی رد عمل بہت شدت اختیار کر گیا ہے اور یہ سب اب بند ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں متعدد بے گناہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور انہیں مصائب کا سامنا ہے، اس صورتحال کو روکنا ہوگا۔ حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ کے لیے امریکی حمایت نے خطے میں امریکی فوجیوں پر حملوں کے ساتھ ساتھ اندرون اور بیرون ملک بائیڈن انتظامیہ پر تنقید کی ہے۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے علاقے میں متاثرین کے لیے امداد حاصل کرنے پر زور دیا ہے۔ حماس کے زیر اقتدار غزہ کی پٹی میں وزارت صحت کے مطابق اب تک کم از کم 27,947 افراد ہلاک اور 67,459 زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی بچوں کی ایجنسی نے تمام فریقوں سے غزہ کی پٹی کے جنوبی کنارے پر واقع رفح میں فوجی کارروائیوں سے گریز کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اس علاقے میں 6 لاکھ سے زیادہ بچے موجود ہیں، جن میں سے کچھ جنگ شروع ہونے کے بعد سے 1 سے زیادہ مرتبہ بے گھر ہو چکے ہیں۔ یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین رسل نے جمعرات کو دیر گئے ایک بیان میں کہا کہ رفح میں فوجی کارروائیوں میں اضافہ جنگ میں ایک اور تباہ کن موڑ لائے گا اور تشدد اور بنیادی ضروریات کی کمی کے باعث ہزاروں افراد کو ہلاک کر سکتا ہے اور امدادی کارروائیوں میں مزید خلل ڈال سکتا ہے۔ یوکرین نے جمعے کے روز کہا کہ اس کی فوج نے مشرقی خارکیف کے علاقے میں گزشتہ رات روس کے 10 ڈرون مار گرائے۔ دریں اثنا روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ اس کی فوج نے گزشتہ رات کی کارروائیوں میں 4 علاقوں کرسک، برائنسک اور یول اور کریسنڈور اور بحیرہ اسود پر 19 یوکرینی ڈرون مار گرائے۔
सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कई दिनों की कयास आराइयों के बाद जुमेरात को मुल्क के आला फौजी कमांडर जनरल वैलरी ज़ेलोज़नी को बरतरफ कर दिया है और उनकी जगह कर्नल जनरल ओलेक्जेंडर सेरिस्की को तैनात किया है। ज़ेलेंस्की ने एक बयान में कहा कि उन्होंने ज़ेलोज़नी से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग यूक्रेन के दिफा के लिए कौमी हीरो के तौर पर उन्हें देखते हैं और मॉस्को की अफवाज के खिलाफ जंग की क़यादत करने पर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि फौज की क़यादत में तब्दीली की जाए। सदर बाइडन ने इन दावों को मुस्तरद कर दिया है कि उन्होंने माजी में हसास सरकारी दस्तावेजात को गलत तरीके से हैंडल किया। उन्होंने ये बात खुसूसी वकील रॉबर्ट हर्की की उस रिपोर्ट के जारी होने के बाद कही जिसमें यह नतीजा अखज़ किया गया था कि सदर बाइडन के खिलाफ कोई मुजरिमाना इल्ज़ाम नहीं लाया जाएगा क्योंकि उनके दफातर और घर से मिलने वाली बहुत सी खुफिया दस्तावेजात गलती से रखी गई थीं। सदर बाइडन ने नामानिगारों से बात करते हुए इस बात से इख्तिलाफ किया कि उन्होंने जानबूझकर खुफिया करार दिए गए मवाद को रखा और शेयर किया और कहा कि ये दावे न सिर्फ गुमराहकुन हैं बल्कि ये बिल्कुल गलत हैं। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की रियासत नेवाडा में रिपब्लिकन कॉकसेस में जुमेरात की कामयाबी से इस साल नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाब में नामजदगी हासिल करने के करीब हो गए हैं। उधर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने उसी रोज रियासत कोलोराडो के उस फैसले का जायजा लेना शुरू किया जिसमें कहा गया था कि आईन में 14वीं तरमीम के तहत ट्रंप सदारत के ओहदे के लिए नाअहल हैं। वर्जिन आइलैंड्स कॉकस में कामयाबी और रियासत नेवाडा कॉकस में बेहतर पोजीशन के साथ ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के सबसे नुमाया उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं, जिससे इस बात के इम्कानात बढ़ गए हैं कि नवंबर में वो रिपब्लिकन उम्मीदवार की हैसियत से मौजूदा सदर जो बाइडन के मद्दे मुकाबिल होंगे। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन कोशिशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर सैयद असफर इमाम और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।